हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शांभवी स्पीक्स। सो आज का ये एपिसोड बहुत खास है क्योंकि इस एपिसोड में मेरे साथ जो गेस्ट आने वाली हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं अभी के परिस्थिति में, यानी कि कोरोना। यू ऑल नो कि हमारे इस पूरे सिचुएशन में डॉक्टर्स सबसे आगे बढ़कर एज अ फ्रंट लाइनर काम कर रहे हैं। सो टुडे विद अस आई हैव डॉक्टर अनीता, who is a very special guest to me. I have been chasing her since a very long time, but it is justified because she has been working as a COVID lead at NMCH, which is a dedicated COVID hospital. So thank you so much, Dr. Anita, for joining us. Thank you for giving me such a golden opportunity to present my view before you all. Thank you, Shambhavi, for such kind words. तो अभी सबसे पहले तो मैं पूछूंगी आप कैसी हैं, ये पूरा प्रेशर इस बीच में काम करना, कंसिडरिंग यू आर अ मदर ऑल्सो, सो कैसे हैंडल कर रही हैं? एक्चुअली ये जो अभी का सिनेरियो है इसमें जनरल पब्लिक से लेकर के हेल्थ वर्कर दैट इंक्लूड्स डॉक्टर, सिस्टर एंड स्टाफ ऑल्सो, सभी के सभी इस कोविड के नाम से ही डरने लगे हैं। और ये डर भी ऐसा हो गया है कि भयावह हो गया है कि आप किसी के पास जाते नहीं हो, ठहरते नहीं हो। तो ये बात तो सही बोल रही हो कि अभी हम लोग एकदम डर की स्थिति में एवरी डे जो भी है उसमें हम लोग चल रहे हैं। आपका एग्जैक्ट रोल क्या है एज अ कोविड लीड मुझे पता है, बट हमारे दर्शकों के लिए आप अगर अपने तरीके से उसे समझा सकें तो एज यू सेड अर्लियर, बीइंग oncologist, I am working as an associate professor in Nalanda Medical College Hospital. But now you already aware of the fact that the NMCH is a totally dedicated corona hospital in Bihar only. So now my role has totally changed, and now I have to see the referred case. And presently, since 1st of this month, I have given one unit in charge in medicine, and we all are working under the unit head of medicine. So now I have to see the COVID patient. So my primary duty is to serve the patient who are positive with COVID. So while attending these patients, I mean, I know this is your job, but tell me, how safe do you feel? What is the state of mind at that point in time when you treat them, when you meet them, when you know that person is probably going to be tested positive? What is the state of mind? Actually, in hospital, the mindset is totally different. You never bother about yourself, even your family, but only bother about the patient. कौन सा पेशेंट आया है, उसका क्या कंडीशन है, वो पॉजिटिव है कि नहीं, उसका टेस्ट हुआ है कि नहीं, वो कितने दिन से एडमिट है। इनिशियली इसमें होता है कि पहले हम लोग RT-PCR टेस्टिंग करवाते हैं, उसमें देखते हैं कि पेशेंट पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि पेशेंट हमारे पास जो आता है वो सस्पेक्टेड केस में आता है। वो फीवर, कफ जो इसका मेन सिम्टम है, जो कि अब सब लोग जानते हैं। अगर मरीज को थोड़ा सा बुखार रह रहा है 100+, उसके साथ खांसी भी है, उसके साथ शरीर में दर्द भी है, तो भाई उसको नज़दीकी अस्पताल में जाना चाहिए और बताना चाहिए कि मुझे ऐसा ऐसा सिम्टम है। या फिर वो किसी भी पॉजिटिव मरीज है, उसके कांटेक्ट में अगर वो आया है तो भी उसको जांच करवाना चाहिए। तो ऑल दीज कम्स अंडर सस्पेक्टेड। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेशेंट्स कमिंग इन द हॉस्पिटल, वन इज सस्पेक्टेड केस एंड वन इज टोटली पॉजिटिव केस। सो द हॉस्पिटल, जब भी हम लोग वहां जाते हैं तो पहले तो हमको सेग्रीगेट करना पड़ता है। तो हॉस्पिटल हैज ऑलरेडी सेग्रीगेटेड इन 2 or 3 wards. One is for the suspected case and one for those who are positive. Even in case of positive cases, they divided in mild case, moderate case and severe case. For severity, they are in the ICU. They are shifted to the ICU where there is a oxygen with ventilator provision. For moderate case, इफ दैट इज द सैचुरेशन, अगर SpO2 सैचुरेशन इसका कम होता है, 90 से कम होता है या 94 से भी इवन कम होता है, और मरीज कंप्लेन कर रहा है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वैसे मरीज को विथ ऑक्सीजन सप्लीमेंट के साथ रखा जाता है। माइल्ड केस जो कि मतलब एसिम्टोमेटिक है, बट जांच जब किया गया और उसका पॉजिटिव आ गया है, तो दीज आर कॉल्ड माइल्ड केसेस। इसको हम लोग बिना ऑक्सीजन सप्लाई के भी रख सकते हैं। और अभी जो हमारे पास WHO की तरफ से और ICMR की तरफ से भी जो एक प्रोटोकॉल आया है, उसमें कहा जा रहा है कि ऐसे मरीज घर में ही होम आइसोलेशन के साथ रह सकते हैं।
तो ऐसे मरीज को अब एडमिट नहीं किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आप होम आइसोलेशन में रहो। और होम आइसोलेशन में भी रहने के उनके बहुत सारे तरीके बता दिए जाते हैं। जैसे अगर आपका रूम है, रूम के साथ अटैच बाथरूम है, तो आप उसमें चले जाओ, वहीं पे रहो। अपने जो भी है कपड़ा वो आप अपने से वॉश करो, सैनिटाइज हाथ को करते रहो और हैंड वॉश भी करते रहो जितने बार हो सकता है। उसके साथ साथ आप भाप लेते रहना है, 3 से 4 बार भाप लेना है, स्टीम इनहेलेशन लेना है, गार्गल करना है। और साथ में जो दवाएं हैं, दवाइयों में ज़्यादातर विटामिन सी, जिंक, जो माइल्ड केस है उसमें हम लोग देते हैं। जब इससे थोड़ा सा सिवियरिटी होता है, जब सैचुरेशन थोड़ा 94% से कम होता है, फीवर रहता है, तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक में जनरली जो हम लोग देते हैं, अभी वो एजिथ्रोमाइसिन दिया जा रहा था पहले, लेकिन अब जो प्रोटोकॉल चेंज हो गया है उसमें हम लोग आइवरमेक्टिन दे रहे हैं। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग इस बीमारी के बारे में पता चल रहा है, तो हम लोग का प्रोटोकॉल भी धीरे धीरे अब चेंज होता जा रहा है। जो 4 महीने पहले था वो अब थोड़ा सा उससे हम लोग डिफर कर रहे हैं जी, क्योंकि कोई कंक्लूसिव स्टडी अभी तक कोई भी रिसर्च हमारे सामने नहीं आया है जो कि एकदम कंक्लूसिव बताए कि हाँ ये बीमारी है, इसमें ऐसा करना है, ऐसा करना है। क्योंकि सारे, और हमारे पास उतना समय भी नहीं है कि हम लोग वो रिसर्च वर्क भी कर सकें। बिल्कुल। एक मुझे सवाल है जो कि बहुत लोगों के दिमाग में है, इस बीमारी के सिम्टम्स एक नॉर्मल फ्लू की तरह शुरू होते हैं बहुत लोगों में अक्सर, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इतना लीथल है और ये इतना डेडली वायरस कैसे है, कंसिडरिंग द सिम्टम्स आर ऑफ अ नॉर्मल फ्लू? दिस इज अ वायरल डिजीज, एवरीबॉडी नोज दैट। और सभी वायरल में जो हमारा इनिशियल सिम्टम है वो फीवर है, फीवर के साथ जनरलाइज्ड बॉडी एक है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, नोजिया, वोमिटिंग है, बॉडी एक है। बट डिफरेंस इज दैट इनिशियली तो सभी लोग ये सोच रहे थे कि अरे ये तो वायरल फीवर है, जस्ट लाइक इट्स अ डेंगू होगा और ये होगा लाइक दैट। बट मोस्टली इट अफेक्ट्स आवर लंग सिस्टम, दैट इज द breathing problem, and secondly it affects our immune system also. So whenever the patient affected with lower immunity, that is if associated with comorbidity like diabetic mellitus or chronic kidney disease, this virus become dangerous and almost it will lead to death. अभी इधर देखे भी होंगे, और जो हमारे पास डेटा आ भी रहे हैं, बिहार का ही अगर देख लो तो इसमें ऑलमोस्ट 19 डॉक्टर्स लॉस्ट देयर लाइफ ओनली ड्यू टू कोमॉर्बिडिटी विथ दिस वायरस। इस वायरस के संदर्भ में एक और सवाल है, जैसा कि आप भी जानती हैं एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है नंबर्स में। शुरुआत के इंडिया में एंड इनफैक्ट इन बिहार एज वेल, शुरुआत में बिहार में इतने केसेस नहीं थे, और बट द सिल्वर लाइनिंग इज दैट की रिकवरी रेट इज ऑल्सो प्रिटी गुड वी कंपेयर इट टू अदर प्लेसेस। सो व्हाट कैन बी द कंट्रीब्यूशन टू दैट? आई मीन बिकॉज एवरीबॉडी इज वंडरिंग अबाउट इट कि इतनी तादाद में जहाँ पे आबादी है, तो फर्टिलिटी रेट में कैसे हम जीत रहे हैं, वो सिल्वर लाइन कैसे मिल रही है? Yes, it's a very good question and everyone is worried about that कि in Bihar why their recovery rate is more. But इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट 3-4 फैक्टर्स है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इन बिहार द सोशियो इकोनॉमिकली क्लास जो है दैट बिलोंग्स टू पुअर टू मिडिल क्लास। 3/4 जो हमारा है वो सोशियो इकोनॉमिकली पुअर टू मिडिल क्लास है। कहने का मतलब है कि इम्यूनिटी पावर हम लोग का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू जो हायर सोशियो इकोनॉमिकली ग्रुप है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा प्रोन रहते हैं जो भी वायरस, बैक्टीरिया, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये है। दूसरा है कि 2-3 बीमारियां हैं जो बिहार में ज़्यादा होती हैं, जैसे टीबी के ऊपर भी बहुत सा हुआ और अभी भी हम लोग उसको हटाने के लिए बहुत कर रहे हैं। तो ट्यूबरकुलस 1-2 स्टडी ऐसा आया है जिसमें कहा जाता है कि जिन्हें टीबी ज़्यादा होता है, जो BCG ले चुके हैं, उसमें इस वायरस का जो है होगा भी तो सिवियरिटी बहुत कम रहेगा, और जब सिवियरिटी हमारा कम रहेगा तो हमारा जो रिकवरी रेट है दैट इज़ बेटर। सेकेंड थिंग है गैंगेटिक बेल्ट पे जो हमारे नियर बाय एरिया में है, वहाँ पे मलेरिया और कालाजार थोड़ा सा ज़्यादा प्रोन है।
और इसका जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं वो क्लोरोक्वीन से करते हैं। और अभी भी जब देखोगे तो मेनली जो हम लोग ट्रीटमेंट पहले जो दे रहे थे इसमें वो दे रहे थे HCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। तो अगेन सेकेंड थिंग, जब भी बिहार में एज सच अगर फीवर 3 से 4 दिन परसिस्ट कर जाता है तो हम लोग मलेरिया कालाजार का जांच करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। और अगर उसमें इवन नहीं भी आता है तो जनरली जो है गवर्नमेंट रूल्स हम लोग वहाँ पे क्लोरोक्वीन दे देते हैं। और तो सेकेंड थिंग जो इम्पोर्टेंट जो रिसर्च में भी अभी चल रहा है और वहाँ से भी पता चला है कि ये अगेन दिस डिक्रीजेज द सिवियरिटी ऑफ दिस COVID-19 and if severity decreases, recovery rate is better. Third research is also going on, and that is the arsenic is more in our drinking water, which also decreases the severity of COVID. So there are 3 and 4 things. ये सभी चीज़ सैमुलेट करके ऐसा लग रहा है अभी कि हाँ बिहार में रिकवरी रेट ज़्यादा है। बट अगर अभी का पिछले 1 हफ्ते और 2 हफ्ते का ट्रेंड देखोगे तो नंबर ऑफ केसेस आर टू मच इंक्रीजिंग। सो इसमें अब थोड़ा सा ये लग रहा है कि माइट बी देयर इज अ कम्युनिटी स्प्रेड। और थर्ड थिंग इज कि हमने जांच की संख्या को बढ़ा दिया है। अगर अभी का देखोगे तो ऑलमोस्ट 70,000 एक दिन में जांच हो रहे हैं। तो जब हमारे जांच ज़्यादा होंगे तो बट नेचुरल है कि हमारी जो पॉजिटिविटी है वो भी बढ़ेगी। तो वो राइजिंग ट्रेंड की तरफ अगेन दैट विल गो इन अ राइजिंग ट्रेंड। When we talk about PPE kits, when we talk about all the protection जो डॉक्टर्स को मिलना इज अ मस्ट, उसकी हालात क्या है? क्योंकि आप बिहार में एक बहुत ही प्रॉपर डेडिकेटेड सेंटर पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हालात हैं? देखो, इनिशियली देयर इज अ प्रॉब्लम इन गेटिंग PPE किट, but now there is no problem in any hospital to get a PPE kit or even face mask or gloves or even cap. This is provided in each and every hospital. But thing is that one query came from the IMA today only, that why 19 doctors died due to this COVID only in Bihar. So they found that all of these 19 doctors are government servant. So they thought in a government setup the PPE kit is provided, but quality is not good. That is the thing why there is a rise of death of doctors in government setup. तो ऐसा हो सकता है, माइट बी दिस पॉसिबल कि हमारा क्वालिटी अच्छा नहीं हो। बट ये जो था पहले ज़रूर था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे पास किट अवेलेबल नहीं होते थे, ये अवेलेबल नहीं होते थे, बट नाउ दिस प्रॉब्लम इज नॉट देयर। ऑन अ वाइडर पिक्चर ये पैंडेमिक है और हर फील्ड में चेंज है। सबसे बड़ा चेंज ऑब्वियसली फ्रंट लाइनर्स आप लोग काम कर रहे हैं, मेडिसिन लाइन में हर दिन चेंजेस आ रहे हैं in terms of vaccines and everything. So how has it changed your practice as well as other doctors? And what do you think the future may hold for medicine, after experiencing a pandemic like this? Do you think लोग social distancing और क्या ये culture लोगों में instill होगा? इसके बाद actually Sambhavi, this is a very good question. This COVID-19 is pandemic and involved almost all over the world and affected almost all. अगर तुम कहोगे तो ऊपर से नीचे सभी लोग इससे अफेक्टेड हैं, कोई भी इससे अछूता अभी के समय में नहीं है। एंड बीइंग अ डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन कैरियर, ये डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो गया है, बोथ इन गवर्नमेंट सेटअप एंड इन अ प्राइवेट सेटअप। और इसके साथ ही साथ जो हमारे मरीज हैं, वो मरीज एक्चुअली अगर देखोगे तो हम लोग सिर्फ अभी COVID-19 पे ध्यान दे रहे हैं। हमारे पास जो प्राइवेट सेक्टर में जितने भी अस्पताल थे उन्हें भी हमको कन्वर्ट करना पड़ा है कोविड में। बट जो हमारे नॉर्मल मरीज हैं वो कहाँ जाएं और वो कैसे अपने आप को रख सकते हैं? जब कोविड नहीं था तो सारा अस्पताल उसी मरीजों से भरा रहता था, पर आज के समय में एक एक अस्पताल पूरे को हम लोग को कोविड डेडिकेटेड करना पड़ रहा है। इसके अलावा भी जो दूसरे अस्पताल हैं ऑलमोस्ट 50% को हमको कन्वर्ट करना पड़ा है। तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेविड सिचुएशन और ये कब तक रहेगा नोबडी नोज। और इसमें जो अफेक्टेड हो रहे हैं सिर्फ हेल्थ वर्कर नहीं, जिसमें डॉक्टर स्टाफ और ये, इसमें
जनरल मरीज से लेकर के जनरल पब्लिक से लेकर के सबके सब अफेक्टेड हो रहे हैं। और जो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और इसकी बात कर रहे हो, इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि पहले मैं जिस अस्पताल में जाती थी, अभी तो वो पूरा वीरान का वीरान नज़र आता है। फर्स्ट डे जब जैसे ही कोविड के बाद कन्वर्ट हुआ और हम लोग जब गए हॉस्पिटल, तो लगा ही नहीं कि उसी हॉस्पिटल में आ गए। संडे से भी बेकार था, पूरे जगह घोर सन्नाटा था, क्योंकि उस समय मरीज भी कम थे। कहीं इक्का दुक्का मास्क पहना हुआ मरीज नज़र आ जाता था। जहाँ पे एक दिन में 2500 मरीज आते थे, सडन चेंज के बाद उस दिन तुम्हें कोई मरीज हुआ हॉस्पिटल में नजर नहीं आ रहा। उस सब जगह ऐसा सन्नाटा वीरान लग रहा है कि पता नहीं हम लोग अपने ही अस्पताल में कहाँ आ गए हैं। दिस इज अ सिंपल थिंग। सेकेंड थिंग जो बोल रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण जो सबसे बड़ा फैक्टर है मरीज को दिखाने में, वो प्राइवेट हो या अस्पताल, जहां हम लोग 50 से 100 मरीज देखते थे, वहां हम लोग 6 से 8 घंटे में सिर्फ 20 से 25 मरीज देख रहे हैं। मरीज मॉर्निंग से आके लाइन में लगता है, 2 जगह उसे लाइन लगना पड़ता है, एक तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, दूसरा जिस विभाग में उसको दिखाना है। और हर जगह लाइन लगाने के बाद जब समय खत्म हो जाता है, उसकी बारी नहीं आती और उसे वापस अपने घर जाना पड़ता है। और ये भी नहीं है कि सारे के सारे मरीज हमारे पटना के ही हैं, ये मरीज हमारे दूर दूर से आते हैं और आना जाना अगेन इज अ वेरी टफ जॉब। अब कोई बस से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, ना हमारी बस की सुविधा अभी उपलब्ध है, ना हमें, तो उन्हें एम्बुलेंस करके आना पड़ता है। दैट विल अगेन टेक मच मनी। तो ये जो समय है कैसे बीत रहा है, ये सबके लिए ही बहुत ही मुश्किल है। और वी हैव टू फाइट इट सो दैट वी विन दिस situation. Before we end this, I really want to dig out more a bit. मुझे ये बताएं कि घर में क्या क्या, ये तो सबको पता है, हाथ धोना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी है। कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स अगर आप बताते हैं जो रेडिली अवेलेबल है, जो एक हेल्प करेगा फॉर नॉट गेटिंग इन्फेक्टेड, तो वो क्या? देखो, ये तो बहुत बड़ी चीज है कि कोविड के कारण ये हमारा जो फैमिली मेंबर्स का रिलेशनशिप है उसको ये बढ़ा दिया है, क्योंकि सारे के सारे फैमिली अभी घर में रह रहे हैं। जो बाहर भी थे बच्चे, वो सब घर में आ गए। अब उसके साथ है कि हमारा जो हमें समय एक्स्ट्रा मिल रहा है उसमें हम कुछ वर्कअप करें, क्योंकि हमारा इतना बिजी लाइफ शेड्यूल था कि हमने कुछ भी ना एक्सरसाइज करना, ना योगा करना। तो अपना अगर बॉडी इम्यूनिटी को बूस्टअप करना है तो उसके लिए एक रूटीन मस्ट बी देयर, ठीक है। एंड दैट रूटीन स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द डे। तो उस समय हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए, बहुत नहीं तब भी 25 to 30 मिनट समय हमें जरूर उसमें देना चाहिए। और उसके साथ साथ है कि खाना पीना। खाने में तो अगर कहोगे कि हम जैसे बाहर का रेस्टोरेंट बंद है, होटल बंद है, तो बाहर का खाना तो वैसे ही सभी के लिए, जो हम लोग फास्ट फूड और ये जंक फूड कहते थे, वो सभी के लिए अभी बंद है। तो बॉडी इम्यूनिटी तो वैसे ही सभी का अच्छा से बढ़ रहा होगा, क्योंकि वो खाना तो किसी को मिल नहीं रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर जो हमें इम्यूनिटी बूस्टर के लिए कहना है, तो हमें इसमें जो हमारे पुराने जमाने में सभी लोग कहा करते थे, अगर देखोगे तो हम लोग पिछले जमाने पे ही अभी आ रहे हैं। शुरुआत से देखा जाए तो घर के अंदर चप्पल जूता नहीं लाना है, तो सेम थिंग हैपन हियर कि हमें चप्पल जूता को बाहर खोल के रखना है, तभी अंदर आना है। सेकेंड थिंग कि अगर हम लोग बाहर से आए हैं तो भाई नहा करके अंदर जाएं, सेम थिंग हैपन हियर ऑल्सो। थर्ड थिंग, जो फेस मास्क की बात कर रहे हो कि अधिकांशतः लोग गमछा लपेट के बाहर निकलते थे, लेडीज नहीं, बट लेडीज भी ऊपर जरूर अपना ये रखी रहती थी साड़ी का पल्लू। तो अगेन सेम थिंग हैपन हियर। ये तो थोड़ा सा उधर से चीज हो गया। अब अगर हमने बॉडी इम्यूनिटी बूस्टर की तरफ बात करनी है, तो जो नॉर्मल हमारा मसाला होता है जिसे हम लोग यूज करते हैं, उसी मसाले को हम लोग को यूज करना चाहिए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हल्दी। तो आप दूध हल्दी ले सकते हो। उसके साथ साथ काढ़ा बना करके, पहले सब लोग घर में ही बनाते थे, अब तो है कि ठीक है खरीदा हुआ भी है, तो उस में आप दालचीनी का उपयोग कर सकते हो, लौंग का उपयोग कर सकते हो, गिलोय का उपयोग कर सकते हो। ये तुलसी का उपयोग जो हर घर में पहले गांव-गांव में होता था, तो उस तुलसी के उपयोग को अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ऑल दीज आर इम्यूनिटी बूस्टर। इसके साथ साथ है ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी तुम्हें ताज़ा मिल रहा है वो आप खाते रहो और उसका सेवन करते रहो, एक्सरसाइज करते रहें। और ये सब के साथ ही साथ एक ICMR गाइडलाइन भी अभी जस्ट निकाला है, जिसमें उसमें कहा गया है कि आपको अभी अगले 1 साल तक बाहर का खाना नहीं खाना है।
कोई भी बाहर जाने के लिए जो ट्रैवल अब्रोड करना है वो 2 साल आपको नहीं करना है। डू नॉट गो टू अननेसेसरी मैरिज और अदर एनी सेरेमनी। कोई भी पार्टी नहीं करना है। पार्क तो वैसे ही बंद है, स्कूल कॉलेजेस इसलिए बंद रखा गया है ताकि आप उसमें ना जा सको, जहाँ भी आपको भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो। कम्प्लीटली फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग। और वो सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? 1 मीटर का है। इसके साथ साथ फेस मास्क और ये सब तो लगाना ही है। अब भी तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट एक अभी चीज इन्होंने बोला है, पहले के जमाने में भी देखोगे कि नॉनवेज बहुत कम होते थे, अभी वेजिटेरियन पे इन्होंने फिर से जोर दिया है, क्योंकि अभी ये जो कोविड-19 का भी आना हुआ है, ये भी कहा गया कि इससे आया उससे, ठीक है एग्जैक्ट हमें अभी नहीं बहुत पता चल पाया, बट नॉन वेज को मना कर रहा है, वेजिटेरियन की तरफ हमें आने को कह रहा है। और लास्ट वर्ड जो कहूँगी कि इससे डरना नहीं है, लड़ना है। बहुत बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे ब्यूटीफुली आपने एक कल्चर का मिक्सचर भी मिला दिया कि अब तो ये मानना ही पड़ेगा। हाँ। कल्चर को तो सभी मानते हैं, और ये फॉलो तो करना ही पड़ेगा। जैसा कि पहले भी कहा गया था कि पहले सब लोग गला मिलते थे, हाथ मिलाते थे, अब हाथ नहीं करके हाथ जोड़ना है, जो कि हम लोग फिर से पीछे वाले जमाने पे ही जा रहे हैं। I want to know about the vaccine thing. Yeah. So there are so many companies out there, researching scientists are doing in different countries. अभी क्या हालात है, क्या एक होप है, कब तक, क्योंकि कोई भी justified तो डेट नहीं बता रहा है, but still as a doctor what do you think? Actually, अगर इसके लिए पूछोगे तो we all waiting for this vaccine. Because we all know that without vaccine it is not going to go anywhere, and ये pandemic जो है at last epidemic बन के रह जाएगा, but this will never go, and we all have to live with this COVID-19 only. So we all are, even doctors are anxiously waiting for this vaccine. और जैसा तुम पूछ रहे हो, अभी कहीं भी वैसा सच क्लियर कट नहीं है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि ह्यूमन रिसर्च पे हम लोग आ गए हैं, मतलब स्टेप टू स्टेप हमने आगे बढ़ गए हैं इसमें, और ह्यूमन पे जो हमारा चलता है, जो लास्ट इसका होता है, वो स्टार्ट हो चुका है। और आई थिंक सो, जैसा कि सब जगह से भी आ रहा है रिपोर्ट, बाय अक्टूबर और नवंबर we have to have this vaccine, and only after using this vaccine we can say that आगे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है. So let's hope for the best. All is well. Thank you so much, doctor. Now we are about to end this, but just one thing that popped in my mind is that what will be your guidelines for people who are going out as essential workers, for old age people, for kids, and last but not the least, the pregnant women? Actually, this is mainly for the old age people, second for the pregnant, and third for the चिल्ड्रेन. ओल्ड एज पीपल के लिए ऐसा इसमें इसलिए उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये बॉडी इम्यूनिटी से डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे ही हम ओल्ड होते जाते हैं हमारी बॉडी इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी सी कम होती जाती है, क्योंकि देयर इज एसोसिएटेड विद सम कोमॉर्बिडिटी. कोमॉर्बिडिटी मीन्स समवन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, समवन इज सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज, समवन इज सफरिंग फ्रॉम लिवर डिजीज और हार्ट डिजीज ऑल्सो. तो ओल्ड एज पर्सन को हमेशा से ये कहा जा रहा है कि आप बाहर मत निकलो. ओल्ड पर्सन के लिए ये मुश्किल भी हो रहा है कि अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे तो वो घूमेंगे कहाँ, वो करेंगे क्या, और इसकी वजह से बहुत लोग जो है वो डिप्रेशन में भी जा रहे हैं. बट अगर ओल्ड पर्सन हैं तो उनको हम लोग को काउंसिल करते रहना होगा, उन्हें समझाना होगा कि आप घर में ही घूमो, घर में रहो अभी, जब तक कि ये थोड़ा सा सेटल डाउन नहीं हो जाता है. सेकेंड थिंग है प्रेग्नेंट लेडी. उन्हें हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कहना है कि इफ यू नो दैट पर्सन इज कोविड पॉजिटिव, यू गेट सेग्रीगेटेड फ्रॉम दैट पर्सन सो दैट यू सर्व योर सेल्फ एंड द बेबी इन हर वूम्ब. सो ऐसा देखा गया है कि जो भी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट हैं तो उन्हें फिर दिक्कत होती है डिलीवरी के समय में, बट हम लोग उसको भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं और बहुत सारे कोविड पॉजिटिव
की भी सीजेरियन भी हुई है और नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है, बट ऐसा सिचुएशन, ग्रेवार्ड सिचुएशन को क्यों हम आने दें, उसके पहले ही हम उसको रोक दें। जैसा कि सभी जानते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों में ये बहुत कम अफेक्टेड होता है, और अगर बच्चे अफेक्टेड होते भी हैं तो ये माइल्ड टू मॉडरेट केस होते हैं। रिकवरी रेट इज़ बेटर। जैसा कि अभी तक हम लोग देखते भी आ रहे हैं कि 9 मंथ का बच्चा भी अफेक्टेड हुआ है, लेकिन वो ठीक होकर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है, क्योंकि उसकी बॉडी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है और दे फाइट विद दिस वायरस मोर वाइडली देन द एडल्ट एंड ओल्डर पर्सन। सो हमारा जो अभी के समय में जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो ओल्डर पर्सन को बचाना है, 55 और 60+ पर्सन। तो ऐसी सिचुएशन में किसी घर में एक फुल फैमिली साथ में रह रही है और अभी तो रह ही रही है खासकर, और कोई एक पर्सन है जो एसेंशियल सर्विस के लिए, क्योंकि एसेंशियल है सो दे हैव टू गो, और वापस आते हैं, तो घर पे आके क्या एक बेसिक चीजें मेंटेन करनी होंगी, क्योंकि घर में बूढ़े बुजुर्ग भी हैं और उन्हें इन्फेक्शन नहीं लगना, और इस इंसान को काम करने तो जाना ही है। तो इस परिस्थिति में क्या करें? देखो, एक्चुअली हम लोग भी वैसे ही हैं, सब लोग अभी तो वैसे ही हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, और घर में कोई भी ओल्ड पर्सन तो रहेंगे ही, जैसे मम्मी पापा या सास ससुर कोई भी हैं। तो अभी के समय में एज यूजुअल जो है, इसमें भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर तुम बैक में जाओगे तो कहीं भी गांव में कोई भी मकान होता है तो उसके पहले एक अलग से जगह होती थी जहाँ कि आप अपना चप्पल जूता खोलें और कपड़ा खोलें, और उसके बाद आप मेन घर में प्रवेश करते थे। सेम थिंग हैपन हियर। अभी हम लोग का भी वही काम करना है कि मेन गेट से अंदर घुसने के पहले आपको बाहर ही अपना चप्पल जूता सब कुछ खोल देना है। अगर बाहर बाथरूम है तो आप वहाँ पे पहले अपना स्नान कर लो, सारे कपड़े चेंज कर लो। कपड़े को जो है आप सरफ साबुन में डाल करके 10 मिनट छोड़ करके फिर साफ कर लो, और फिर आप अंदर प्रवेश करो। उसके बाद भी कहा जाता है कि अंदर आने के बाद या तो आप गार्गल कर लो या भाप ले लो। अगर लेकिन ये बहुत संभव नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट आप नहा करके तो अंदर जरूर घुसें, ताकि आप दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा प्रिवेंशन दे सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपका समय बहुत ही कीमती था, मुझे पता है, ये सभी को पता है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना कीमती समय देने के लिए और इतनी अच्छी इंफॉर्मेटिव बातें बताने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों को बहुत मदद मिलेगी इससे, और आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू शांभवी फॉर इनिशिएशन ऑफ सच प्रोग्राम। आई रियली एंजॉयड दिस थिंग।